आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जनवरी 2024 की दृष्टि से बाल विकास व शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपीओ पेडागोजी की क्लास नंबर 9। इसके पहले दोस्तों हम 8 क्लासें कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी तो हम उसकी दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 241। इसके पहले के क्वेश्चन दोस्तों हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म यानी दोस्तों फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक ग्रॉस मोटर स्किल होता है और एक फाइन मोटर स्किल होता है। तो दोस्तों इसमें सूक्ष्म गत्यात्मक यानी फाइन मोटर स्किल के बारे में पूछा गया है। लिखना, कूदना, दौड़ना या तैरना, बताइए इसमें से सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल कौन सी है? तो वह है दोस्तों लिखना। कौन सी है? लिखना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो कूदना है, दौड़ना है और जो तैरना है और जो उछलना है, ये सभी ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242। शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डॉट डॉट शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के रूप में उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन छोटी सी बात पूछी है कि दोस्तों किस शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए किया जाता है और किस शब्द का प्रयोग किया जाता है पुरुष और महिला बताने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लिंग शब्द है इसका प्रयोग जैविक अंतरों के लिए किया जाता है, जबकि जो जेंडर शब्द है वह पुरुष और महिला बताने के लिए किया जाता है। आप दोस्तों जब भी कोई फॉर्म भरते होंगे, आपने सी टेट का ही फॉर्म भरा होगा, तो वहां पर आपसे पूछा गया होगा कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। तो इसलिए दोस्तों जो जेंडर शब्द है इसका प्रयोग विशिष्ट संस्कृति यानी पुरुष और महिला बताने के लिए किया जाता है, जबकि यदि जैविक अंतरों की बात करें तो वहां पर लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि दोनों दोस्तों एक तरह से एक ही बात है, लेकिन यहां पर केवल शब्दों का हेरफेर है, जैविक अंतर और विशिष्ट संस्कृति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है, डॉट डॉट कहलाती है। वाचन वैकल्य, स्वलीनता, अधिगम असहायता या अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार, बताइए। दोस्तों एक ऐसी दशा जिसमें एक बच्चा क्या होता है, पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है। आपने भी कई बार ऐसा किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है किसी अधिगम विकार से जूझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हो जाता है, फ्लो में निकल जाता है कि कुछ अक्षर छूट जाते हैं, हट जाते हैं, लेकिन जानबूझकर कोई बच्चा यदि उस चीज को हटा देता है या छोड़ देता है या प्रतिस्थापित कर देता है, तो दोस्तों यह किस प्रकार का विकार होता है? यह वाचन वैकल्य विकार होता है। कैसा होता है? वाचन वैकल्य विकार होता है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा को देता है। कौन सा है वह अधिगम? अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। क्या ऐसा है? क्या अधिगम केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। ये बात बिल्कुल सही नजर आ रही है, फिर भी आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं। अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है या अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए? बताइए दोस्तों। सार्थक जो अधिगम होता है, उस सार्थक का मतलब दोस्तों क्या होगा? जो बच्चे के लिए हो या अधिगमकर्ता के लिए हो, जीवन में उपयोगी हो, जिसका वह उपयोग कर सके अपने जीवन में, आने वाले जीवन में सामाजिक रूप से उसका प्रयोग कर सके, वो सार्थक अधिगम कहलाता है। तो दोस्तों जो सार्थक अधिगम है इसकी श्रेष्ठ परिभाषा कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी हो जाएगी। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, उन्हें कार्य को बराबर बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना ना छोड़ दें, उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए, या शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। बताइए दोस्तों, जब बच्चे गलतियां करते हैं, वैसे गलतियां तो एक अधिगम का एक हिस्सा हैं, तो उस वक्त एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? क्या दोस्तों उसे उन्हें कक्षा में महत्व तो नहीं देंगे उसकी गलतियों को? तो आप ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि क्या आप उसको बार बार किसी चीज को दोहराने के लिए कहेंगे जब तक कि वह गलतियां करना ना छोड़ दे? क्या ऐसा करेंगे? तो ऐसा भी नहीं करेंगे। उन्हें कक्षा में एक अलग खंड में क्या बैठाल देंगे? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे? शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, या सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता? बताइए दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? तो दोस्तों यह विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व, जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जहाद पर बल देना, कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना। बताइए दोस्तों, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला कारक है? तो दोस्तों वह है अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, यह जोखिम वाला कारक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना चाहिए, या उन्हें बाह्य पारितोषक देकर अभिप्रेरित करना चाहिए, विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए? बताइए दोस्तों, पारितोषक क्या होता है? इनाम होता है। मान लीजिए आप किसी को कुछ पारितोषक देना चाहते हैं, मान लीजिए आपने उसको पैसा ही दे दिया, कुछ खरीद कर सामग्री दे दी, कुछ गिफ्ट दे दिया, ये होता है पारितोषक, जिससे उसको अभिप्रेरणा यानी प्रेरित होता है वह अंदर से। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर देना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता? विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमान की पहचान करते और उन्हें चुनौती देते हैं, विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं, विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते, विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। बताइए तार्किक चिंतन में कौन सा है जो योगदान एक भी नहीं देता? दोस्तों जो तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता वह होता है विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर चर्चा नहीं करते। दोस्तों तार्किक चिंतन में जो विचारक होंगे वह परिस्थिति के संदर्भ में चर्चा ही नहीं करेंगे, तो उसमें तर्क क्या लगाएंगे? वो सीधी सी बात है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता और रुचि? बताइए।
संवेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? दोस्तों ये सी टेट ने इस क्वेश्चन को पूछा है, और दोस्तों इस क्वेश्चन को यूपी टेट ने भी पूछा था। किसने पूछा था? यूपी टेट ने भी पूछा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर संवेग से भी अधिगम प्रभावित होता है, सांस्कृतिक संदर्भ से भी होता है, परिपक्वता और रुचि, यानी ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो दोस्तों आप किसको वरीयता देंगे? क्या मानकीकृत परीक्षण को वरीयता दे देंगे, या तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण यानी पुनः स्मरण पर बल दे देंगे, या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्नों के पर बल देंगे, वरीयता देंगे, या सहयोगी प्रोजेक्ट पर बल देंगे? दोस्तों लेव वाइगोत्स्की महोदय का सिद्धांत समाज से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, तो दोस्तों इसमें समाज और संस्कृति से संबंधित जो ऑप्शन है वह है सहयोगी प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका को अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती या पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। जो प्रयोग है, जो अनुसंधान है, जो खोज है, वह दोस्तों क्या मानती है कि जो विद्यार्थी है उस पर शिक्षक और शिक्षिकाओं की जो अपेक्षाएं हैं उनका एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, यानी पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की आवश्यकता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। बताइए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा? शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की आवश्यकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। बताइए आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि क्या हो? यदि इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो दोस्तों एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, या संतुलन। बताइए लेव वाइगोत्स्की महोदय का सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, तो समाज और संस्कृति से संबंधित ऑप्शन ही सही होने वाला है। इस बात को नोट कर लीजिए, आप कहीं लिख लीजिए। लेव वाइगोत्स्की मतलब समाज और संस्कृति, इससे संबंधित ऑप्शन आपको जहां भी मिले उसको सही करके आ जाइए, वो ऑप्शन आपका सही होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक हो, समावेशन को हतोत्साहित करता हो, आवृत्ति को बढ़ावा देता हो, या खोज को प्रोत्साहन देता हो। बताइए किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसी वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बना सकता है जो दोस्तों कैसा हो? जो खोज को प्रोत्साहन देता हो, यानी अनुसंधान को, प्रयोगों को प्रोत्साहन देता हो। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक होते हैं? विद्यालय आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, या परिवार और आस पड़ोस। दोस्तों परिवार एक प्राथमिक संस्था है समाजीकरण की। क्या है? परिवार एक प्राथमिक संस्था है। तो दोस्तों जहां जहां परिवार हो वो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाले, यानी तीनों में परिवार है बी, सी और डी, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे सही। विद्यालय और आस पड़ोस जो है यह गौण वाहक होते हैं समाजीकरण के। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का
क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन या शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बताइए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार जो अधिगम के लिए सबसे अधिक आवश्यक है वह है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो दोस्तों प्रारंभिक बचपन का समय। याद रखिए, इसमें ज्यादा समझने वाली कोई बात है नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? आंतरिक अभिप्रेरणा, गुण विषयक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा या स्थित विषयक अभिप्रेरणा? बताइए, किस प्रकार की दोस्तों जो प्रेरणा है उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? तो वह है आंतरिक अभिप्रेरण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह जेंडर पक्षपात है। क्या है यह? जेंडर पक्षपात है। आप लड़कों से पूछ रहे हैं, लड़कियों से नहीं, तो यह जेंडर पक्षपात है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? दोस्तों सृजनात्मकता, सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपसारी चिंतन पाया जाता है। लचीलापन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लचीलापन पाया जाता है। इसमें नवीनता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नवीनता पाई जाती है। मौलिकता पाई जाती है। ये सभी टर्म याद रखिएगा, इन सभी से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अन्वेषण पाया जाता है सृजनात्मकता में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उपकरणों या सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर या यंत्रवत याद करके। बताइए, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको डॉट डॉट कहते हैं। आत्मसातीयकरण, समायोजन, केंद्रीयता या संरक्षण? बताइए, जब बच्चे अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा, स्कीमा क्या होता है? ज्ञान की एक इकाई होती है। क्या होता है दोस्तों? ज्ञान की एक इकाई होती है। इसके बारे में किसने बताया? पियाजे महोदय ने बताया। किसने बताया? पियाजे महोदय ने बताया। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सेम स्कीमा में नए ज्ञान को या अनुभवों को, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित कर लेते हैं तो वह आत्मसातीयकरण कहलाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना, यह तो है प्रभावशाली। 3D नक्शे व चार्ट, 3 आयामी मतलब दोस्तों होता है 3D नक्शे। दोस्तों दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए 3D जो नक्शे होंगे वह प्रभावशाली होंगे। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सके, ये भी होगा। परंतु दृश्यात्मक, दृष्टिबाधिता से जूझते हैं तो ये उनके लिए दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग क्या होगा? प्रभावशाली नहीं होगा। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना की संचरण की बुनियादी उपलब्धि है। किस चरण की दोस्तों बुनियादी उपलब्धि है? यहाँ पर गैप हो गया है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा अलग टाइप फील हो रहा है। प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में, क्या दोस्तों? उलट पुलट कर पाना। किस क्रम में है? बच्चे जो है इस क्रिया को नहीं कर पाते। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना
किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है, यानी शुरुआती उपलब्धि किस चरण की है? तो दोस्तों यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो होते हैं दोस्तों, वह मान लीजिए 10 + 5 बराबर हम उनको 15 बताते हैं, और यदि उनसे पूछ लेते हैं 10 माफ करिएगा 5 + 10 बराबर कितना होगा, तो वो नहीं बता पाएंगे। परंतु जब वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएंगे तो वह इसका उत्तर दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? अंतर्वैयक्तिक, प्रकृति बुद्धि, भाषाई या अंतर्वैयक्तिक? बताइए कौन सी बुद्धि है? वह जानवर, पौधे, धातुएं दोस्तों किससे संबंधित है? प्रकृति से संबंधित है, तो अर्थात उसके अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम ... होना चाहिए। दोस्तों कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन, परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल, पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन, बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल। बताइए निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? तो वह है दोस्तों पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 241 से क्वेश्चन नंबर 270 तक कंप्लीट कर लिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।